Hello student, welcome to chemistry class. How are you? I hope all of are you very fine. As you know, we are studying surface chemistry, and in surface chemistry we are studying colloidal solution. And in colloidal solution we have learned about the type of colloidal solution in classified into three different way. Okay, and then we saw the preparation of colloids. Now we will see the properties of colloid after studying the प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अब तक के इस सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना शुरू किया और इसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा। तीन तरह से थे, on the basis of interaction, on the basis of size, and on the basis of state of the dispersed phase and dispersion medium. Then we studied about the preparation of colloids, then purification of colloid. उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो यहाँ पे कोलाइड की प्रॉपर्टीज जो होती है बहुत तरह से होती है, जैसे कि ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, कलर, चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोफोरोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एंड कोएगुलेशन। ये प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़नी है। सबसे पहले ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ेंगे हम लोग। ब्राउनियन मूवमेंट, सबसे पहला जो हम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, फर्स्ट ब्राउनियन मूवमेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्सन मीडियम में जो डिस्पर्स फेज के मॉलिक्यूल होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, और उनका ये जिगजैग मोशन कराना वो क्या कहलाता है, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अब इस ब्राउनियन मूवमेंट की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, तो इसलिए नाम पड़ गया ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का कारण क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स होती है, अनबैलेंस बम्बार्डिंग होती है, पार्टिकल्स आपस में लड़ते हैं तो जिगजैग मोशन होता रहता है। और जितना ही सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, लेस विस्कस होगा, पार्टिकल की साइज छोटी होगी, उतना ज़्यादा हम ब्राउनियन मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम लोग घरों में भी देखते हैं कि जब किसी भी कमरे में किसी होल से सनलाइट आ रही होती है और कमरे में अंधेरा हो, तो वहाँ पे देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, वो ब्राउनियन मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, नथिंग बट इट इज द zigzag motion of dispersed phase in the dispersion medium in colloidal solution. Okay, it is zigzag motion of dispersed phase particles in the colloidal solution. Okay, then
It was first discovered by Robert Brown. Robert Brown. Okay. It was first discovered by Robert Brown. अब ये जिग जैग मोशन मीन्स पार्टिकल अभी इधर गया, कोई डायरेक्शन नहीं है, पार्टिकल इधर गया, पार्टिकल इधर मूव किया, इधर मूव किया, इधर मूव कर दिया. ओके, कैसे भी मूव कर सकते हैं, इधर मूव किया, ऐसे मूव किया. तो ये पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाते, आपस में लड़ भिड़ करके इधर उधर मोशन करते रहते हैं. ठीक है, तो ये अनडायरेक्शनल मोशन जो हो रहा है वो ब्राउनियन मूवमेंट है. अब इस ब्राउनियन मूवमेंट का कारण क्या है? द मेन cause of Brownian motion is unbalanced force or bombarding. ओके, ये अनबैलेंस फोर्स के कारण ऐसा होता है. ओके, नोट डाउन. ओके, unbalanced force or bombarding in the colloidal solution. एक तो ये बात हो गई कि ब्राउनियन मोशन कभी कभी पूछ देता है कि किस कारण से होता है, क्यों होता है. तो उसके पीछे एक ही रीजन है, अनबैलेंस फोर्स या unbalanced bombarding in the solution. Next, it is independent of nature of collider. जो ब्राउनियन मूवमेंट है, it is independent of nature of colloidal particle. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये किसके ऊपर और डिपेंड करते हैं. स्मॉलर द पार्टिकल, particle size and lesser viscous nature of dispersion medium. Dispersion medium
greater will be Brownian movement, या more will be Brownian movement. ओके, तो हमने क्या देखा कि इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, यहाँ पे जो ये ब्राउनियन मूवमेंट है कोलाइडल पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन पार्टिकल जितना स्मॉलर होगा, उतना ज़्यादा जो है बम्बार्डिंग होगी, उतना ज़्यादा ब्राउनियन मोशन होगा। इसके अलावा जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है वो जितना नॉन विस्कस होगा या लेस विस्कस होगा उतना तेज़ी से मोशन होगा। तो यानी दो चीज़ें ध्यान में रखनी, एक तो साइज स्मॉलर है और विस्कोसिटी कम है डिस्पर्सन मीडियम की। डिस्पर्स फेज पार्टिकल की साइज स्मॉल है और डिस्पर्सन मीडियम की विस्कोसिटी लेस है, तब वहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट और तेज़ी से हो सकता है। ठीक है, ओके, नोट डाउन दिस। अब हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट। ओके, अब ये टिंडल इफेक्ट्स भी हम लोग अपने घरों में देख सकते हैं। जैसे हमने बताया जिगजैग मोशन देख सकते हैं, वैसे हम अपने घरों में टिंडल इफेक्ट भी देख सकते हैं। अगर घर के अंदर लाइट पास कर रही है, सनलाइट आ रही है अंधेरे में, तो वो पूरा पाथ इल्यूमिनेटेड चमकीला सा दिखाई देगा टिंकलिंग करते हुए, तो वो क्या है, वो टिंडल इफेक्ट है। उसी तरह अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट पास करें किसी कन्वर्जिंग मिरर से लेंस से, तो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने पे हमें वहाँ पे एक जो है कि इल्यूमिनेटेड पार्ट दिखाई देता है, जिसको हम टिंडल कोन कहते हैं, और इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ पे हमने एक कन्वर्जिंग लेंस रख दिया। कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ से ये लाइट यहाँ पास करती है, ओके, और ये लाइट यहाँ पे हमने रख दिया एक कोलाइडल सॉल्यूशन। और यहाँ पे हमने लगा दिया एक माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऊपर से हम ऑब्जर्व करेंगे ठीक है, तो ये जो लाइट यहाँ पे है इस तरह से कन्वर्ज होगी,
ठीक है, इसको हम कहते हैं टिंडल कोण। और ये हमारा है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। जब हम मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट पास करते हैं किसी कन्वर्जिंग लेंस से, तो ये लेंस जब कोलाइडल सॉल्यूशन में पास करता है तो यहाँ पे हमें एक इल्यूमिनेटेड ट्रायंगुलर एरिया दिखाई देती है। उस इल्यूमिनेटेड ट्रायंगुलर एरिया को हम कोलाइडल टिंडल कोण कहते हैं, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, व्हेन मोनोक्रोमेटिक beam of light is passed through a converging lens, then we observe a illuminated triangular path under microscope placed perpendicular to the light. Okay, this triangular path is known as Tyndall cone. And this effect is known as Tyndall effect. ओके, और ये इफेक्ट भी टिंडल ने देखा था, तो इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एक बार फिर जो हमने यहाँ पे किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है कि जब हम किसी लाइट सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस से पास करते हैं, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन से जब पास होता है और हम जब परपेंडिकुलर एक माइक्रोस्कोप से ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक ल्यूमिनेटेड ट्रायंगुलर स्पेस दिखाई देता है। इस ट्रायंगुलर स्पेस को हम कहते हैं टिंडल कोण। और इस टिंडल कोण को दिखाई देना, टिंडल कोण का दिखाई देना क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। सिंपल सा।
ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी, व्हाट, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिंडल कोल इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, कभी जो पूछता है तो उसको लिख लिया जाए। हैव यू नोटेड? ओके। Now we will see the question. What is the question? What are the conditions? What are the conditions for formation of Tyndall cone और टिंडल कोन, या क्वेश्चन पूछ सकता है और टिंडल इफेक्ट, ओके। क्या कंडीशंस हो सकती है जिसके कारण टिंडल कोन बनता है या टिंडल इफेक्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? देयर आर आंसर आएंगे, लिखेंगे देयर आर टू मेन कंडीशंस which are responsible for Tyndall effect. Okay. First is diameter of dispersed phase particles should not be much smaller than wavelength of light used. ओके। पहला तो कंडीशन हो गया कि जो डिस्पर्स फेज है उसके पार्टिकल की साइज जो है बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का है उनमें दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of disperse phase and dispersion medium
क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। एंड डिस्पर्सन मीडियम must have great different or you can write dispersion medium should have much difference in magnitude. ओके, तो दूसरा कारण हो गया यहाँ पे कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो उसकी वैल्यू जो होती है दोनों की डिफरेंस होनी चाहिए। अगर एक समान हो जाएगी तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह से हो जाएगा और फिर हमें कोई वहाँ पे जो है कि डिस्पर्सन का केस दिखाई नहीं देगा, वह इल्यूमिनेशन नहीं होगा। तो दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पार्टिकल इतना ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए कि उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है कि बड़ी हो जाए और पार्टिकल छोटा हो जाए, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, तब जा कर के हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम टिंडल इफेक्ट का यूज़ क्या है, तो हम एक मेन यूज़ यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें क्या इसका यूज़ करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट इज used to distinguish true solution and colloidal solution। ओके, तो टिंडल इफेक्ट का यूज़ हम करते हैं ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब क्वेश्चन ये कि कैसे ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन को हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम लाइट पास करेंगे ट्रू सॉल्यूशन से तो हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा क्योंकि पार्टिकल की साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है। पार्टिकल की साइज जो होती है बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, इसलिए लाइट पास करेंगे स्ट्रेट निकल जाएगी। और जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करेंगे तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने से और सब पार्टिकल की साइज वेवलेंथ से ज़्यादा छोटी नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे टिंडल इफेक्ट दिखेगा, मगर ट्रू सॉल्यूशन के केस में हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ट्रू सॉल्यूशन और किसके बीच में, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच, ठीक है। तो हमने कैसे डिस्टिंग्विश किया, जब लाइट दोनों सॉल्यूशन में पास करेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन में हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा और कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पार्टिकल की साइज वेवलेंथ से ज़्यादा छोटी नहीं है
और दूसरी बात की वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का डिफरेंट है मैग्नीट्यूड में। तो इस तरह से हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी देख ली, एक ब्राउनियन मोमेंट और टिंडल इफेक्ट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इसे। कल हम लोग देखेंगे कलर और चार्ज पार्टिकल ऑन द कोलॉइडल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोफोरोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।